Assalamu alaikum, dear friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Badr Iqbal and hope you are all गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 1-1 के हैं। लेकिन उससे पहले जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात है आपके लिए कि आप लोगों के जो मिड टर्म के लेक्चर हैं 1 to 54, तो आप लोगों ने उसके जो है हर टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। उनकी अगर हो सके तो आप यूट्यूब पर एक ही टॉपिक की जो है शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको पेपर में कोई जो है परेशानी ना हो। उसके अलावा जो है शॉर्ट और लॉन्ग का कंसेप्ट तो मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आप लोग जो है इस चीज़ का ख्याल ना रखा करें कि शॉर्ट कौन सा है लॉन्ग कौन सा है। देखें, जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कोई भी सवाल लेकर उसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दो जो है ना उनके पास कंसेप्ट हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो जो है वो उसी को ही मतलब 3 मार्क्स का भी बना सकते हैं और उसी क्वेश्चन को भी 5 मार्क्स का बना सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसी क्वेश्चन को वो जो है कुछ इस तरह से भी कर सकता है कि दोनों को डिफ़ाइन कर दें तो वो 3 मार्क्स का होगा। अगर वो कह दे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से हैं उनको डिस्क्राइब भी करें और साथ में इन दोनों को डिफ़ाइन करें तो ये तो 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने जो भी टॉपिक देखना है आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि अगर वो लॉन्ग भी आ जाए तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर दैट डिफर इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ देयर कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, जैसा कि होमोजीनियस मिक्सचर है साल्ट और पानी का। होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब वाटर में किसी कलर को हम शामिल कर देते तो वो कलर बिल्कुल वाटर में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है होते हैं वो मतलब जो हल पजीर हो जाते हैं एक दूसरे में, उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो एक दूसरे में हल पजीर नहीं होते, उनके कुछ पार्टिकल जो हैं जो एक पार्टिकल है वो नीचे होता है तो दूसरा पार्टिकल जो है उसकी सतह ऊपरी तरफ होती है। जैसा कि हम पेट्रोल को पानी में शामिल कर दें तो डेंसिटी कम होने की वजह से पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर आ जाएगा। तो ये हम पेट्रोल और पानी का जो मिक्सचर है इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर आल्सो नाउन एज अ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने किसको डिफाइन करना है, होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर आल्सो नाउन एज सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी विजिबल डिस्टिंग्विश। अब देखिए ना, साल्ट में हमने पानी को शामिल किया। जब हम साल्ट को शामिल कर रहे हैं चम्मच में तो हमारे पास साल्ट है, लेकिन जब हम उसको पानी में शामिल कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात हमें साल्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा। वो उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसमें जो है ना उसमें हल पजीर हो जाएगा, हमें वो विजिबल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यही वो बात कर रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं वो जब हल पजीर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो एक कंपोनेंट है वो हमें नज़र नहीं आता, जबकि दूसरा जो है वो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम। एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताई है, साल्ट और वाटर कर लें, शुगर और वाटर कर लें, ठीक है। तो ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक। इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट आर सो थ्रोली मिक्सड दैट दे अपीयर एज अ सिंगल फेज, ठीक है। तो ये इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि हमें जस्ट वो एक फेज नज़र आती है, जैसा कि हमें सिर्फ पानी नज़र आएगा, साल्ट हमें पानी में मिक्स हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ जो है पिक्चर आपके लिए जस्ट हिंट के लिए रखी है, ठीक है, कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो तो पार्टिकल एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मिक्स हुआ। हाँ, जब टेस्ट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ मिक्स हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ देखने में वो हमें नज़र नहीं आएगी। जबकि दूसरे जो होते हैं ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आएंगे कि एक सतह जो होगी वो नीचे होगी, दूसरी सतह जो होगी उसके ऊपर होगी, ठीक है। तो वो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र भी आएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं कि जिनमें जो होते हैं ना पार्टिकल वो मिक्स नहीं होते और वो हल पजीर नहीं होते, और हमें जो है उनकी दो सतहें 2 से 3 जितनी हम चीज़ें शामिल करेंगे जो मिक्स नहीं होती एक दूसरे में तो उतनी वो सतहें बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि आपको ये लॉन्ग भी आ सकता है और उसके अलावा शॉर्ट भी आ सकता है। द डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोजीनियस होमोजीनियस
heterogeneous mixture is based on the visual appearance and the level of uniformity in composition. It is important to note that the classification of this mixture as homogeneous and heterogeneous can depend on the scale of observation. ठीक है, तो आपने इस जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सा माइक्रोटोम एंड लेज़र माइक्रोटोम। ठीक है, अब माइक्रोटोम तो माइक्रोटोम जो है वो मैंने पिक्चर भी जो है ना रखी है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसको माइक्रोटोम कहते हैं। ठीक है, माइक्रोटोम इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब जैसे कि हमें जो है ना अपनी स्लाइड बनाने के लिए कुछ पार्टिकल की जो है वो हमें सैंपल चाहिए, तो हमें वो कट करने के लिए जो है माइक्रो कट करने के लिए हमें माइक्रोटोम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, इट इज़ कॉमनली यूज इन हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी एंड अदर फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। तो यहाँ इसके जो है यूजेज हैं। द स्लाइस प्रोड्यूस बाय अ माइक्रोटोम आर नाउन एज हिस्टोलॉजिकल सेक्शन और थिन सेक्शन। ठीक है, जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं कटिंग के लिए उसको थिन सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है जी माइक्रोटोम। ठीक है, इसको माइक्रोटोम बोलते हैं ये वाला। तो ये अगर आप लोगों ने लाहौर में डेविस रोड पर जो है ना प्रैक्टिकल ली हूँ तो ये सारी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी होती है वो वहाँ पर लैब में मौजूद है, माइक्रोटोम भी हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है इसके जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम अवेलेबल। ठीक है, तो इनके डिफरेंट टाइप होते हैं एंड वन ऑफ देम इज़ अ लेज़र माइक्रोटोम। तो इसमें से जो हमने एक सा माइक्रोटोम को डिस्कस करना था उसके अलावा एक लेज़र माइक्रोटोम को डिस्कस करना है। एज नाउन एज लेज़र कैप्चर माइक्रो डिस्कशन सिस्टम, इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ अ ट्रेडिशनल माइक्रोटोम दैट यूटिलाइजेज लेज़र टेक्नोलॉजी और प्रिसाइजली कट टिश्यू सैंपल। ठीक है, तो टिश्यू सैंपल को लेज़र के ज़रिए जो कट करने के लिए इस्तेमाल होती है वो है लेज़र माइक्रोटोम। ठीक है, तो लेज़र माइक्रोटोम की भी जो वर्किंग है उसकी मैंने ये तो जो है ना एक हिंट के लिए पिक्चर रखी है, वो भी आप देख लें। ठीक है, कि सैंपल हम रखते हैं वो स्लाइड पर और स्लाइड पर जितना हमने कट करना होता है उस जगह से हम लेज़र गुजारते हैं तो हमारा जो सैंपल है वो स्लाइड पर जो है ना कट हो जाता है और बाकी जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इन अ लेज़र माइक्रोटोम अ लेज़र बीम इज़ फोकस्ड ऑन द टारगेट एरिया ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो लेज़र बीम से जो है ना एरिया वो टारगेट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हीटिंग एंड वेपराइजिंग द टिश्यू इन अ कंट्रोल मैनर। ठीक है, फिर उसको वेपराइजिंग किया जाता है। तो इसके अलावा जो है द लेज़र एब्लेशन प्रोसेस कट थ्रू द टिश्यू क्रिएटिंग अ थिन सेक्शन। ठीक है, तो थिन सेक्शन को जो क्रिएट किया जाता है, दिस टेक्निक ऑफर हाई प्रिसीजन एंड इनेबल रिसर्चर्स टू ऑब्टेन प्रिसाइज सेक्शन फॉर कम्प्लेक्स और डेलिकेट सैंपल। द कैप्चर सेल और स्ट्रक्चर can then be further analyzed using various molecular techniques such as DNA analysis और proteomic analysis। ठीक है, तो DNA analysis के लिए और proteomic analysis के लिए इसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है ना देख लेना है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 3 मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन। मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन क्या होती है कि जहाँ से मतलब मल्टी लेयर का ये आप समझ लें कि जैसे हम ऑयल निकालते हैं ज़मीन से तो वो ऑयल कोई एक किस्म का नहीं होता, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, मल्टी लेयर में होता है। फिर उसको फिल्ट्रेट किया जाता है, जहाँ से पेट्रोल हमें मिलता है वहीं से डीज़ल, फिर दूसरा और होता है क्रूड ऑयल होता है। तो इस तरह से हमें जो है डिफरेंट किस्म के वहाँ से ऑयल मिलते हैं। तो वो एक जो है फिल्ट्रेशन वो मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, और तो इसकी जो सिंपल सी मतलब डेफिनेशन मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन के क्या होती है कि मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन रेफर टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल लेयर, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं। वही मिसाल है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑयल को अलग करते हैं वो कोई एक किस्म का नहीं होता, उसमें मल्टी लेयर्स होती हैं और डिफरेंट किस्म के वहाँ से ऑयल निकाले जाते हैं। जैसा कि ये एक पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंट लेयर्स हैं
तो अगर हमने इनकी सेपरेशन करनी है तो ज़ाहिर सी बात हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ से हम इनको जो है अलग कर सकें। तो ज़ाहिर जो दूसरे होते हैं बड़े बड़े जो निकालते हैं ऑयल ज़मीन में से, तो उनके पास काफ़ी जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिनसे वो हर चीज़ को अलग अलग से कर लेते हैं। इस तरह से जैसे ऊपर है रबड़ है, फिर नीचे नेचुरल जियोलाइट और है, कैल्शियम सल्फेट है, एक्टिव कार्बन है, तो ये तमाम लेयर है, ये एक मल्टी लेयर है। तो इसकी जो फ़िल्ट्रेशन होगी वो मल्टी लेयर फ़िल्ट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो फाइल जो है वो मैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, कि हॉट एंड कोल्ड फिल्ट्रेशन क्या होती है, इसमें हमने डिफरेंस करना है। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स या उसके बाद 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, हॉट फिल्ट्रेशन एंड कोल्ड फिल्ट्रेशन आर टू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड मिक्सचर से हम जो है सॉलिड मवाद को अलग करते हैं इस फिल्ट्रेशन के ज़रिए। ठीक है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एट विच द फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जी। द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम लाइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बीइंग फिल्टर्ड। ठीक है, तो हॉट फिल्ट्रेशन क्या है? हॉट फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व द फिल्ट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर दैट इज एट एन एवेलेबल टेम्परेचर। ठीक है, द मिक्सचर इज हीटेड prior to filtration, typically to increase solubility or to aid in the separation of solid from the liquid. Here are some key characteristics of hot filtration. ठीक है, तो hot filtration में जैसा कि हमने पानी में नमक शामिल किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम उसकी सेपरेशन करें और हमें नमक जो है वो दोबारा मिल जाए, लेकिन उसकी मिकदार जो है वो पानी में थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको हम बॉईल करते रहेंगे। ठीक है, तो जो वाटर होगा वो वेपोरेट होकर निकल जाएगा और बाकी जो हमारे पास नीचे बच जाएगा वो हमारे पास साल्ट होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है हॉट फिल्ट्रेशन की जाती है। टेम्परेचर द मिक्सचर बीइंग फिल्टर्ड इज हॉट। ठीक है, कि जो मिक्सचर है वो हॉट होना चाहिए। ऑफन नियर और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए अगर हमने उसमें से सॉलिड चीज़ को निकालना है तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है हॉट फिल्ट्रेशन इज़ प्राइमरली used when the mixture is more soluble or when the desired substance is easier to separate from the liquid at higher temperature। कि उसमें ये भी पॉसिबिलिटी शामिल होनी चाहिए कि आया कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इससे अलग होंगे भी या नहीं, ये पॉसिबिलिटी भी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिल्ट्रेट कलेक्शन, उसके बाद जो है वो सबस्ट्रेट की कलेक्शन की जाती है सही। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज ग्लास और क्रीमिक सेरेमिक आर कॉमनली यूज टू हैंडल द हॉट मिक्सचर। ठीक है, तो हमें जो मिक्सचर है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ग्लास की कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम उस मिक्सचर को निकाल सकें। ठीक है, तो कोल्ड फिल्ट्रेशन में क्या है? कोल्ड फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व द फिल्ट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर दैट इज़ एट और नियर रूम टेम्परेचर और अ लोअर टेम्परेचर। जो हमें लोअर टेम्परेचर में फिल्ट्रेट करनी होती हैं चीज़ें, उनको हम कोल्ड फिल्ट्रेशन कहते हैं। द मिक्सचर इज़ नॉट हीटेड ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो इसमें इसको हीट ज़रा नहीं किया जाता। ठीक है, कूल बल्कि किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मतलब लो होना चाहिए इस चीज़ में। पर्पज़ कोल्ड फिल्ट्रेशन टिपिकली एम्प्लॉयड when the mixture temperature does not need to the altered and the separation of solid from the liquid can be achieved effectively at lower temperature। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है ये फ़ाइल चाहिए तो मैं नंबर ये दे रहा हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके ये फ़ाइल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास वही जो हमने हॉट फिल्ट्रेशन के लिए किए थे की पॉइंट, वही इसके भी हैं कोल्ड फिल्ट्रेशन के भी। ठीक है, तो आगे है जी हमारे पास व्हाट इज़ जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी एडवांटेजेस ऑफ SEM। ठीक है, तो इसके हमने एडवांटेजेस बताने होते हैं, ये मोस्टली 5 मार्क्स का ही आता होता है। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ऑफर सिवरल एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल एंड सर्फेसेज। हियर आर सम की एडवांटेजेस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का बेसिक जो है वो एडवांटेजेस यही है कि हमें जो है वो विजिबल जो नैनो चीज़ होती है वो भी हमें विजिबल नज़र आती है माइक्रोस्कोप लेंस के ज़रिए। तो ये होती है जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ये मैंने पिक्चर इसकी रखी है, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और इसमें जो है स्पेसिमेन रख दिया जाता है। उसको जो है हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हमारी एलईडी होती है उस पर विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो होते हैं मतलब इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसके पार्ट्स कौन से हैं, तो वो ये हैं कि ऊपर जो होती है इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, नीचे अनोड होता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो लाइट होती है, उसमें एक खला होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बीम बोला जाता है। ठीक है, और फिर उसमें मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं दो, जिनमें दो होल होते हैं दोनों में। ठीक है, होल, और फिर उसमें एक जो है डिटेक्टर लगा होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन से जो हमें कनेक्ट होता है और वो हमें पिक्चर विजिबल फराहम करता है। ठीक है, तो उसके जो इन सब चीज़ों के जो बीच में हमारा जो है सैंपल रखा जाता है। ठीक है, ताकि हमारी जो स्पेसिमन है उसकी जो पिक्चर है वो हमें विजिबल नज़र आए। ठीक है, तो ये थी। उसके बाद इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो है हाई रेजोल्यूशन इमेज, उसके बाद हमें 3D सरफेस नज़र आए, वाइड रेंज ऑफ सैम्पल टाइप्स। ठीक है, तो उसके अलावा है एलिमेंटल एनालिसिस हो, सरफेस सेंसिटिविटी अच्छी हो, रियल टाइम इमेजिंग। ठीक है, जो इमेज है वो एकदम रियल नज़र आनी चाहिए। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेजिंग। ठीक है, तो जो कुछ होती है ना कि हमें जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे हमें विजिबल जो पिक्चर है वो नज़र नहीं आती, वो डिस्ट्रक्टिव पिक्चर होती है, मध्यम सी नज़र आती है, लेकिन इसमें वो कंसेप्ट नहीं है। ये भी एक इसकी एडवांटेजेस है। ठीक है, वर्सटाइल एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। ओके, तो ये सब आपने पढ़ लेने हैं और इनको आपने अपने जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सब इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ DNA थ्रू एग्रोस जेल। ठीक है, एग्रोस जेल की मदद से जो DNA की माइग्रेशन है वो कैसी नज़र आती है। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ DNA थ्रू एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल electrophoresis depends on various factors including the size of the DNA fragment, the concentration of agarose in the gel। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और DNA के फ्रैगमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो है आपने अगर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी हो, ठीक है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह का है कि इसमें हम जो है एक सैंपल रख देते हैं। ठीक है, सैंपल जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना ग्रो करता है और उसका जो कलर है वो विजिबल होता जाता है कि ये कौन सी चीज़ का सैंपल है। तो ये होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए। ठीक है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी जो होती है कुछ पेपर वाली होती है और कुछ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होती है, और आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी वाले भी और एग्रोस जेल वाले भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ कॉमनली यूज टेक्निक फॉर सेपरेटिंग DNA फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है, तो साइज़ की बिना पर जो है DNA के फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए एग्रोस जेल इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सर्च भी करना है और अपने सर्च वर्क भी इसमें शामिल करना है ताकि आप लोगों को कोई चीज़ भूले नहीं, क्योंकि जो रट्टेबाजी होती है उसमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं आपको, कुछ आप भूल जाते हो। ठीक है, तो अगर आपने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की होगी, आपको पता होगा एक एक चीज़ का, तो आप उसके बारे में लिख सकोगे। ठीक है, तो बाकी कोई ऐसी जो है ना सेंटेंस की जो वर्डिंग की या सेंटेंस की गलती इसमें काउंट नहीं होती। ठीक है, तो आपने जो है ना लिख देना है अपनी तरफ से, चाहे आपको जैसा भी आपका कंसेप्ट है आपने उस लिहाज से इस क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, तो इसके अलावा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं वो रेजोल्यूशन पर कौन से इफेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन है। ठीक है, रेजोल्यूशन इज़ अ मेजर ऑफ क्लैरिटी एंड लेवल ऑफ डिटेल इन एन इमेज और डिस्प्ले। ठीक है, तो इस पे पिक्सल डेंसिटी शामिल है इसमें, इसके अलावा इसमें डिस्प्ले साइज़ शामिल है, पिक्सल साइज शामिल है, ऑप्टिक्स एंड लेंस क्वालिटी शामिल है, एंटी एनालाइजिंग और एंटी एलिजिंग इज़ अ टेक्निक जो कि एक टेक्निक है यूज टू स्मूथ आउट जैज्ड एज एंड रिड्यूस एंटीफैक्ट्स इन डिजिटल इमेजेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है, फैक्टर आपने पढ़ लेने हैं कौन से इफेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC प्लेट के ज़रिए क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो TLC
क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो ये भी एक जो है टेक्निक है। इसमें हम जो है TLC प्लेट लेते हैं जिस पे फ्रंट की तरफ जो है सिलिकेट की कोटिंग हुई होती है, सिल्वर की कोटिंग हुई होती है। ठीक है, और बैक उसकी जो है वो वाइट कलर की होती है। उस पर कुछ हमें बैकग्राउंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम अपना जो सैंपल है वो TLC प्लेट पर रखते हैं। ठीक है, फिर वो जब ऊपर मूव करता है तो हमें जो है वो उसके रिज़ल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है TLC वाला, तो ये आपने लाजमी इसको जो है रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ वर्सटाइल एनालिटिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो इसमें से हम मिक्सचर्स को जो है अलग करते हैं। ये एक टेक्निक है जो मिक्सचर को अलग करने में हमारे मदद करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट थ्रू अ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, इसमें दो फेज़ होती हैं, एक स्टेशनरी होती है और एक मोबाइल फेज़ होती है। ठीक है, तो ये एक क्रोमेटोग्राफी की एक जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर जो है वो मैंने आपके लिए रखी है। वो है कि आपके पास ये जो है ये वाली, ये आपके पास जो है वो एक आप ऐसे कर लें कि जो है प्लेट TLC प्लेट समझ लें। ठीक है, इस तरह की आपके सामने जो है TLC प्लेट होती है। ठीक है, उसमें आप जो है एक जो है 2 सेंटीमीटर दूर एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर छोड़कर आप एक लाइन लगाते हैं, उस पर आप जो है अपना सैंपल रखते हैं। ठीक है, और फिर उस सैंपल को जो है वो हमारा जो होता है ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड में थोड़ा सा डिप करना होता है उसको। ठीक है, तो लिक्विड में जब हम उसको डिप करते हैं तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि उसमें डिफरेंट कलर आपको शो होते हैं। ठीक है, तो वो जो कलर हैं डिफरेंट ठीक है, वो हमें हमारा जो सैंपल है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपके सैंपल में ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा तरीका होता है क्रोमेटोग्राफी का। आपने इस जो है वो क्रोमेटोग्राफी इसको भी देख लेना है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है। इट इज़ अ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल दैट इज़ फिक्स्ड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन सच एज अ सॉलिड स्पॉट और अ पैक्ड कॉलम। द स्टेशनरी फेज इंटरेक्ट विद द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिफरेंटली लीडिंग ऑन देयर सेपरेशन। ठीक है, तो मोबाइल फेज क्या होती है। इट इज़ अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। ठीक है, दैट कैरीज द सैंपल थ्रू द स्टेशनरी फेज। ठीक है, जो हमारे सैंपल को ग्रो करने में, ऊपर जाने में मदद देती है, वो मोबाइल फेज। मोबाइल का मतलब भी होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, डिफरेंटली विद द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड हेल्प्स इन देयर मूवमेंट और एलिवेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देख लेना। सैंपल और मिक्सचर आपको पता होगा, सैंपल क्या होता है। किसी भी हमारे मिक्सचर का जो सैंपल है हमने उधर रखना है। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो इस तरह की उसके जो क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, तो वो उसके ये टाइप्स हैं। थिन लेयर होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। उसके बाद आयन क्रोमेटोग्राफी इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एथिडियम ब्रोमाइड क्या है। एथिडियम ब्रोमाइड इज़ अ फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, कॉमनली यूज इन मालिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो एथिडियम ब्रोमाइड है ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू स्टेनिंग न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड को स्टेनिंग करने के लिए, स्पेसिफिकली DNA इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसकी स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है बेंजीन उस पर लगी हुई है। ये देखें, ये एक बेंजीन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। फिर एक नीचे एक और जो है जो सोडियम बेंजीन है वो इधर है। ठीक है, एक इसके साथ इधर बेंजीन लगी हुई है और एक ये मतलब 4 बेंजीन से मिलकर बनती है। ठीक है, और बाकी इसमें जो क्लोराइड सोडियम, तो एथिडियम ब्रोमाइड जो है वो कुछ इस तरह से जो है केमिकली नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे NH2 होगा, फिर उसके अलावा यहाँ दूसरी साइड पे NH2 होगा। ठीक है, यहाँ पे N+ होगा और N+ के साथ जो है हमारी CH3 वो लगी होगी, और जो है Br यानी ब्रोमाइड, वो एक बेंजीन में ब्रोमाइड लगा होगा। ठीक है, तो एथिडियम ब्रोमाइड हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरकलेक्टिंग
इंटरकलेटिंग बिटवीन डीएनए बेस पेयर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एथिडियम ब्रोमाइड को भी लाजमी इसको पढ़ना है। ठीक है, 3 मार्क्स का ये आ सकता है, और हो सकता है 5 मार्क्स का तो चांस नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि 5 मार्क्स का भी आपको दे दें। ठीक है, तो इसके बारे में आपने ज़रूर अपनी जो है रिसर्च करनी है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अपनी जो है नॉलेज को बढ़ाना है एथिडियम ब्रोमाइड के लिहाज से भी। ठीक है, तो एग्रोस जेल जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी एक क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली एक कंपोनेंट है। ठीक है, एग्रोस जेल आप लोगों ने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी, इस टॉपिक को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो पढ़ना है। ठीक है, तो एग्रोस जेल की जो फंक्शन है वो मैंने इस पिक्चर में ये देखें आप लोगों के सामने है कि एग्रोस जेल को जब इस्तेमाल किया जाता है तो सेपरेशन का जो अमल है क्रोमेटोग्राफी की तरह इधर भी वो एग्रोस जेल के इस्तेमाल से जो है हमें डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट साइज़ में हमें जो है हमारी डिस्प्ले पर नज़र आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाले टॉपिक जो है इनको लाजमी करना है। उसके अलावा आपने अपने जो हैं आपके लेक्चर्स 1 to 54 जो 1 के आप लोगों ने उनको जस्ट नज़र चाहे मार लें, लेकिन आपने उनको एक बार रीड ज़रूर करना है। ठीक है, बाकी जो MCQs फाइल हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और आप जो है आपको जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए मैं वो आप लोगों के लिए करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें। ठीक है, तो कल जो है फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।